ये मॉड्यूल रहने वाला है फ्लिपकार्ट सेलिंग हैक्स का। मैंने आप लोगों के लिए 52 ऐसे हैक्स तैयार कर रखे हैं जिनको आप फ्लिपकार्ट सेलिंग ट्रिक्स बोलो या फिर फ्लिपकार्ट ऑर्डर बूस्ट ट्रिक्स बोलो। इन 52 ट्रिक्स को एक बार आप अगर चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप फ्लिपकार्ट पर इजीली अपनी सेल बूस्ट कर सकते हो। अभी तक के जितने भी मॉड्यूल्स आपने देखे उसमें आपने सीखा कि किस तरीके से प्रोसेस वाइज फ्लिपकार्ट पर काम किया जाए, बट अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से कुछ ऐसी भी ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप फ्लिपकार्ट पर अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने 52 हैक्स को यहाँ पर लिस्ट करा हुआ है। बिलीव मी, इस तरीके के ट्रिक्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसमें कुछ वार्निंग्स भी हैं जो आपको यूज़ नहीं करनी है, प्लस इसमें वो भी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। रिकन्सिलिएशन वाली वीडियो के बारे में जो आपने इससे पहला मॉड्यूल देखा उसके बारे में मैं आपको बोलूँगा कि उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। एक बार करने से नहीं होगा, हो सकता है आपका फॉर्मूला नहीं लग रहा, हो सकता है आपका वी लुकअप नहीं आ रहा है सही से, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपको देखिए ज़्यादा डीप एक्सेल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, या फिर इतना भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गूगल शीट को समझना पड़ेगा। बट अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपका इसमें जो है सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो। चलिए शुरू करते हैं फ्लिपकार्ट सेलिंग हैक्स वाला मॉड्यूल। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 52 ट्रिक्स की। तो चलिए, सबसे पहला ट्रिक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है गुड लिस्टिंग्स का। देखिए, लिस्टिंग वाले टैब में आपने जब सीखा कि लिस्टिंग करनी कैसे है, बट उसमें से सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपको खास ख्याल रखना है। इसीलिए गुड लिस्टिंग का मतलब है कि आपकी लिस्टिंग ऐसी हो कि वो फ्लिपकार्ट के एल्गोरिदम उसको पकड़ ले और उसको आगे रैंक करे। इसके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया वो है आपके लिस्टिंग की फ़ोटो। जब आप लिस्टिंग करते हो तो आपका जो प्राइमरी फ़ोटो होता है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट पे क्लिक आए। देखिए, जब प्रोडक्ट पे क्लिक आएगा, जब भी आप नई लिस्टिंग करोगे फ्लिपकार्ट तो विजिबल करेगा ही करेगा आपकी लिस्टिंग्स को ऑर्गेनिकली, बट उस पर क्लिक्स कैसे आएंगे ये आपका प्रोडक्ट का प्राइमरी इमेज डिसाइड करता है। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि आपका प्राइमरी इमेज थोड़ा आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए और अपील करना चाहिए कस्टमर को। आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लोग हर जगह शॉपिंग के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं, बट उनकी जो स्पीड है वो रुकती नहीं है। वो फटाफट स्वाइप करते हैं, फटाफट स्वाइप करते हैं। लेकिन अगर हमें उन्हें क्लिक कराना है तो उसके लिए हमें एक अच्छी अट्रैक्टिव फ़ोटो दिखानी ज़रूरी है। दूसरा, प्रोडक्ट कीवर्ड। आपकी लिस्टिंग का जो कीवर्ड है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर मान के चलिए आप कोई कांच की ग्लास बेच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कांच की ग्लास को लोग क्या बोल के सर्च करते हैं। हो सकता है जो चीज़ आप सोचते हो वो लिख के लोग सर्च नहीं करते। लोग स्लीपर को स्लीपर भी लिख सकते हैं और चप्पल भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने कीवर्ड में चप्पल का इस्तेमाल करें। सो लिस्टिंग की फ़ोटो के साथ साथ कीवर्ड सही होना चाहिए। साथ साथ में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। कोई भी कस्टमर अगर 100 रुपये का भी प्रोडक्ट लेता है तो वो उसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें जानना चाहता है, तो क्यों ना हम उस डिस्क्रिप्शन को इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि कस्टमर का जो कन्वर्जन है वो उस पर सेट हो जाए। नेक्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, बट ये फिल करना भी ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है रखनी। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब कम प्राइसिंग नहीं होता। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से उसका आपका प्राइस आपको रखना पड़ेगा। कस्टमर जब 500 रुपये का प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो वो जो क्वालिटी है वो भी वैसी ही एक्सपेक्ट करता है, और 100 का खरीदेगा तो वो क्वालिटी वहाँ पर वैसी एक्सपेक्ट करता है। आप खुद देखो कि आपका प्रोडक्ट अगर आपने 300 का लिस्ट कर रखा है तो आप उसको यूज़ करके देखो कि क्या ये 300 के लायक है, और अगर आपको लगता है तो हाँ, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है। आप किसी से भी अपने प्रोडक्ट का रेट कंपेयर मत करो कि यही प्रोडक्ट भाई कहीं पे 150 का बिक रहा है मैं 300 का बेच रहा हूँ, नहीं। आप कंपेयर करो उसकी क्वालिटी से कि इस क्वालिटी में क्या ये प्रोडक्ट मैं सही रेट में रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ। सो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज मस्ट। साथ साथ में वेराइटीज़ एंड वेरिएशंस। जितने ज़्यादा वेराइटीज़ और वेरिएशंस होंगे उतना ज़्यादा फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करेगा और उतना ज़्यादा कस्टमर को वेरिएशन एंड वैरायटी एक ही पेज में देखने को मिलेगी, जिससे आपकी लिस्टिंग पर कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था पहला ट्रिक। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। ये है लिस्टिंग स्ट्रेटजी। आपको एक प्रॉपर लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप मान के चलिए मंथ में 4 लिस्टिंग ही कर पाते हो,
या आपके पास 4 ही नए प्रोडक्ट आते हैं मंथ में, सो आप कोशिश करिए कि ये 4 जो प्रोडक्ट हैं ये रेगुलर इंटरवल पे आप करो। मतलब कि 4 हफ्ते होते हैं तो आप हर हफ्ता एक लिस्टिंग करो। देखिए, जब आप एक नई लिस्टिंग करोगे ऑर्गेनिक विजिबिलिटी मिलेगी, उस चक्कर में और भी प्रोडक्ट्स आपके सेल होंगे। सो लिस्टिंग आप रेगुलर करोगे तो रेगुलर आपको न्यू विजिबिलिटी फ्लिपकार्ट अपने एंड से देगा। अब मुझे लोग बोलेंगे सर रेगुलर लिस्टिंग करें कैसे? सो रेगुलर लिस्टिंग, इतनी लिस्टिंग आप लाओगे कहाँ से? एक पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखो कि हर महीने एक नया मॉडल, मतलब कि एक नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना ज़रूरी है। सेम कैटेगरी में करिए या फिर अलग कैटेगरी में करिए, लेकिन करिए ज़रूर। इसके साथ साथ, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट टॉप में चला जाए यू डोंट नो, साथ साथ में जितनी भी आपके पास लिस्टिंग है उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए, कॉम्बोज बनाइए वगैरह वगैरह, और उनमें आप और लिस्टिंग्स बनाइए। रेड का ब्लैक के साथ कॉम्बो बनाइए, पैंट का शर्ट के साथ कॉम्बो बनाइए, इस तरीके से आप करो। रेगुलर लिस्टिंग ज़रूरी है। ट्रिक नंबर 3, नो आउट ऑफ स्टॉक। मतलब कि देखिए, जब भी आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो आपके हर लिस्टिंग का एक लिमिटेड स्टॉक आपके पास रहता है। कई बार सेल ज़्यादा आ जाती है या फिर आप ध्यान नहीं देते हो और आपकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। ये सबसे बेकार चीज़ है और इससे आपका स्कोर भी खराब होता है। आपने मैंने जब सेलर डैशबोर्ड ट्रेनिंग कराई थी, वहाँ पर अगर आपने गौर से समझा होगा तो वहाँ पर एक इन स्टॉक परसेंटेज का ऑप्शन था कस्टमर एक्सपीरियंस में, जब हम टीयरिंग की बात कर रहे थे। ये इन स्टॉक परसेंटेज आपका डाउन हो जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाई देगा। जितनी भी लिस्टिंग आपकी एक्टिव है वो स्टॉक में होनी चाहिए। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होंगी तो कस्टमर इसको क्लिक तो करेगा लेकिन परचेज नहीं करेगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है। तो फ्लिपकार्ट को यहाँ से गलत मैसेज जाता है। अपनी कोई भी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देनी है। पहले से उसका स्टॉक आप लेके रखिए। सेल के दौरान उसका स्टॉक पहले से कम 2 से 3 गुना बढ़ा के चलिए, और सेल सीजन के टाइम पे स्टॉक भी बढ़ाइए, साथ साथ में अपना प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स भी आप बढ़ाइए। इस चीज़ का ध्यान देना, नो आउट ऑफ स्टॉक। जो लिस्टिंग अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो आप तुरंत उसको कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही उसका स्टॉक आएगा आप उसको एक्टिव कर लीजिए, या लिस्टिंग में आप अब स्टॉक लेके ही नहीं आने वाले हैं तो उसको आर्काइव करके रखिए। 4th ट्रिक है यहाँ पर आपके लिस्टिंग की प्राइसिंग। आप जब लिस्टिंग करते हो तो आप एक प्रॉपर प्राइसिंग सेट कर देते हो कि मेरे लिस्टिंग की जो प्राइसिंग है वो 399 होनी चाहिए। बट ये प्राइसिंग सही है या नहीं है ये आपको कैसे पता? आपने तो रैंडमली अपने हिसाब से गणित लगाई, जो प्राइस कैलकुलेशन मैंने बताया था आपने उसको फॉलो करा, और उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक प्राइस जो है वो सेट कर दिया। आपके प्रोडक्ट का वो सही प्राइस है या नहीं है ये आप डिसाइड करोगे या कस्टमर? ऑब्वियसली ये कस्टमर डिसाइड करेगा। आप अपनी प्राइसिंग को एक्सपेरिमेंट करिए उसके बाद कि क्या ये 399 पे सही सेल हो रहा है या फिर ये 349 पे सही सेल हो रहा है। तो प्राइसिंग में फिर उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने ज़रूरी है। ट्रिक नंबर 5, गेट अ एफ एश्योर्ड बैच। आपके प्रोडक्ट्स पे, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे आप कोशिश करिए एफ एश्योर्ड बैच आपको मिले। अब एफ एश्योर्ड बैच मिलेगा कैसे? तो उसके लिए ऑब्वियसली प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यू वगैरह सही होनी चाहिए, प्रोडक्ट में अच्छी सेल होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट को एफ एश्योर्ड बैच मिल जाएगा। जब एफ एश्योर्ड बैच आपके प्रोडक्ट को मिलता है तो इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका एफ एश्योर्ड बैच परसेंटेज अच्छा रहता है, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी सही रहती है और कस्टमर को ये प्रोडक्ट ट्रस्टेड लगता है। एक तो एफबीएफ में जाने के बाद आपको एफ एश्योर्ड मिल जाएगा। दूसरा, आप अपने वेयरहाउस से सेल करने के बाद भी प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह अच्छा रखोगे तो एफ एश्योर्ड बैच आपको मिल जाएगा। ये बैच आपके पास होना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट में होगा उतना एफ एश्योर्ड परसेंटेज आपका अच्छा होगा और उतनी अच्छी सेल गारंटी आपकी रहेगी। ट्रिक नंबर 6, विन बाय नाउ बटन। देखिए, फ्लिपकार्ट पर क्या है कि मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और आप ही के प्रोडक्ट को किसी और ने मैप कर लिया। उस सिचुएशन में बाय नाउ बटन उसी को मिलेगा जिसका प्राइस कम होगा। वैसे तो मैं मैपिंग को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस सिचुएशन में आपके पास बाय नाउ बटन हमेशा रहना चाहिए। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट स्पेशली सेल कर रहे हो तो उस सिचुएशन में भी कोशिश करिए कि आपके पास बाय नाउ बटन हो। अदरवाइज सिर्फ या तो ऐड टू कार्ट ऑप्शन होता है, बाय नाउ बटन उन्हीं सेलर्स के पास होगा जो उसमें से सबसे ज़्यादा विन कर रहा होगा। ट्रिक नंबर 7, यूज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉम्बो प्रोडक्ट्स। आज भी फ्लिपकार्ट पर अगर कोई बायर नया जाता है वो सर्च करता है टी शर्ट्स। स्पेशली वो उस प्रोडक्ट पे रुकता है जहाँ पर 500 में 2 टी शर्ट मिल रही हो
और दोनों अच्छी लग रही हो, अलग अलग कलर में हो। वहीं वो 300 की कोई टी शर्ट नहीं खरीदेगा, 250 की एक टी शर्ट नहीं खरीदेगा, लेकिन 500 की दो मिल रही हैं या 500 की तीन मिल रही हैं तो वो बहुत जल्दी खरीद लेगा। सो ये जो कॉम्बो वाली स्ट्रेटजी है ना, ये एक विन विन सिचुएशन होती है। यहाँ पर बायर का भी फायदा है कि उसको 500 में दो मिल जा रही हैं, और आपका भी फायदा है कि आपका एक साथ दोनों बिक जा रही हैं। आप मार्जिन को पर प्रोडक्ट पे यहाँ पे थोड़ा कम रख सकते हो, जिससे आपका कॉम्बो बिक जाए। सो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बो बनाइए, कॉम्बो के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए। आज के टाइम पे कॉम्बो बहुत ज़्यादा चलते हैं। सो कॉम्बो प्रोडक्ट का यूज़ करिए और अपने बिजनेस को बूस्ट करिए। ट्रिक नंबर 8, यूज़ फ्लिपकार्ट फ्रीबी ऑप्शन। फ्लिपकार्ट पर मैंने सेलर डैशबोर्ड पे आपको फ्रीबी का एक ऑप्शन बताया था, वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट पर फ्रीबी क्रिएट करिए। और अगर आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो आप नहीं कर सकते, तो सिंपल क्या करिए, मान के चलिए आप जूते बेच रहे हो, जूते के साथ आप चाहते हो मैं सॉक्स फ्री दूँ, या फिर आप साड़ी बेच रहे हो उसके साथ एक पिन फ्री दूँ, या फिर आप एक वॉलेट बेच रहे हो उसके साथ एक वॉच फ्री दे दूँ। सो कोई भी प्रोडक्ट के साथ कुछ भी फ्री हो सकता है। आप उन दोनों के फोटोज़ को एक साथ कंबाइन करिए और लिखिए कि इसके साथ ये फ्री मिल रहा है इन दी बॉक्स का, जहाँ पर ऑप्शन होता है लिस्टिंग में, आपने ये सीखा था। सो फ्री भी हर बायर को अच्छा लगता है। और हाँ, इन केस आपके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट मीशो की तरह नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो, फोटो कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं होता है। फ्लिपकार्ट पर इवेंट टाइटल भी आप खुद से नहीं बना पाते हो, टाइटल भी वो ऑटोमेटिक बन के आता है मैक्सिमम कैटेगरीज में। सो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि जब आप अपने प्रोडक्ट भेजते हो कस्टमर को, तो उसके साथ एक छोटा सा फ्री भी भेज सकते हो। ये स्ट्रेटेजी आपके जो सेल्स है वो डायरेक्टली बूस्ट करे ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर को ज़रूर रेफर करेगा और कस्टमर दोबारा भी आप ही के पास परचेज करने आएगा। ट्रिक नंबर 9, इम्प्रूव योर पैकेजिंग एंड यूज़ वॉइड टेप। देखिए वॉइड टेप क्या होता है, एक ऐसा टेप जिसको आप अगर यूज़ करोगे और अगर आपका पैकेट खुला तो पता चल जाएगा कि ये खुला है, तो ये वॉइड टेप का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। साथ साथ में आपका जो पैकेजिंग है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन आपके पैकेजिंग का आता है कस्टमर पर। कस्टमर जब भी आप प्रोडक्ट रिसीव करता है, सबसे पहले वो फाड़ता है उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग आपने यूज़ करी होगी या अनब्रांडेड कोई भी पैकेजिंग यूज़ करी होगी। उसके बाद उसके अंदर आता है प्राइमरी पैकेजिंग जो आपने करी है, वो कितनी अट्रैक्टिव है ये डिसाइड करेगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिटर्न करता है या नहीं करता है। एंड मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि अगर पैकेजिंग आपकी अच्छी है तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो उससे अटैच हो जाता है और वो उसको जो है वो रिटर्न नहीं करता। साथ साथ में आप उसके अंदर ब्रांड का जो गाइडिंग है वो रखिए, भाई इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करा जाए, बेस्ट कंडीशन में हमेशा प्रोडक्ट भेजिए। ऐसा नहीं कि आपने साड़ी भेजी तो ऐसी फोल्ड करके भेज दी क्योंकि वो रिटर्न आई थी कहीं से। आप उसको प्रॉपर एक न्यू कंडीशन में लाइए, उसके बाद सेल करिए, क्योंकि अंदर क्या है वो फ्लिपकार्ट नहीं देख रहा है, वो कस्टमर देखेगा और कस्टमर रिटर्न कर देगा अगर कंडीशन अच्छी नहीं रही, और एक रिटर्न आपको बहुत बड़े नुकसान दे के जाएगा। तो पैकेजिंग शुड बी बेस्ट। ट्रिक नंबर 10, कलेक्ट मोर पॉजिटिव रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स। देखिए जब भी आप आज अगर आपके पास टाइम हो, आप फ्लिपकार्ट पर जाओ, कोई भी अलग अलग कैटेगरी के 4 प्रोडक्ट आप सर्च करो। जैसे आपने सर्च करा मोबाइल कवर, आपने सर्च करा चेयर, आपने सर्च करा टेबल, आपने सर्च करा वॉच। सो जो भी टॉप में लिस्टिंग्स दिखेंगी, या तो उन पे ऐड चला हुआ वो होगा, वो इसलिए टॉप में है, और या तो उनके पास रेटिंग रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है। जितने भी आप बेस्ट सेलर देखोगे उनके पास रेटिंग रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब देखिए फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम जो है ना, वो एक कोडिंग है, वो कैसे पहचानती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, जब कस्टमर उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ले रहे हैं, उस पर रेटिंग दे रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट को लगता है इसके बारे में बहुत लोगों ने बात करी है, रिव्यूज़ दे रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं बुरे हैं वो भी पढ़ा जाता है, और उसके बाद उसकी रैंकिंग होती है। एक अच्छा रिव्यू आपके प्रोडक्ट को 10 गुना आगे बूस्ट करता है, और एक ख़राब रिव्यू आपके प्रोडक्ट को 10 गुना नीचे लेके पटक देता है। सो कलेक्ट मोर रेटिंग, कलेक्ट मोर रिव्यूज़। देखिए ये चीज़ आई डोंट नो कि कितने सेलर्स को आप में से पता होगा, बट जितने भी सेल्स ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं उनमें से सबसे बढ़िया और सबसे इम्पैक्टफुल जो ट्रिक रहती है वो ये है कि कलेक्ट मोर रिव्यूज़। जितने ज़्यादा रिव्यू होंगे इससे 2 फ़ायदे होंगे, कस्टमर का कन्वर्जन भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपके प्रोडक्ट का जो एल्गोरिदम है वो उसमें रैंकिंग करेगी। मैं आपको आज एक चीज़ बता के जाता हूँ, आपका प्रोडक्ट पे आप
चाहें तो ऑब्वियसली कई लोग खुद से भी रिव्यूज़ कराते हैं, सो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, चाहें तो जेन्युइन रिव्यूज़ भी आप ले सकते हैं। जब आपके प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज होता है, उसके नीचे आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कस्टमर देखता है, उसमें कुछ लाइव फोटोज़ होती हैं कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा दिखता है, उसकी रियल इमेज कैसी रहती है। सो अगर वो रियल इमेजेस में अच्छा लग रहा है तो कस्टमर उसको खरीदता है, क्योंकि कई कस्टमर को आज भी मिसकंसेप्शन ये रहता है कि यार इमेज में जो दिखाया जा रहा है क्या एक्चुअल में वैसा ही आएगा, या ये मेरे पे कैसा लगेगा, या ये एक्चुअल में कैसा दिखता होगा, क्या कोई अलग तो नहीं दिखता होगा कलर इसका। तो इस वजह से ये रिव्यूज़ वाला कंसेप्ट जो है ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है। रिव्यूज़ में फ़ोटोज़, रिव्यूज़ में वीडियोज़, ये सब होने ज़रूरी है। ट्रिक नंबर 11 एक ऐसा ट्रिक है जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ फ्लिपकार्ट पर सेल्स ग्रो कराने के लिए, वो है फ्लिपकार्ट प्रमोशन का। देखिए, फ्लिपकार्ट पर आपके पास इतने प्रमोशंस होते हैं, इतने प्रमोशंस होते हैं, वैसा अमेज़ॉन और मीशो पे बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर आपके पास अलग अलग टाइप्स के, जैसे बास्केट डिस्काउंट, लिस्टिंग डिस्काउंट, ये आपने सेलर डैशबोर्ड ट्रेनिंग में वाली वीडियो में प्रमोशन वाले टैब में सीखा होगा। बेंचमार्क बेस्ड डिस्काउंट्स, तो बहुत सारे अलग अलग प्रमोशंस होते हैं। इन प्रमोशंस से आप अपने तरीके से प्ले करिए। आप प्रोडक्ट एक ऐसा अगर लॉन्च कर रहे हैं जिसका आपको लगता है भाई ये प्राइस में थोड़ा ज़्यादा भी रख दूं लेकिन लोगों को ये अच्छा लगेगा, तो आप प्रमोशन में जाके उसको प्रमोट करिए। आप अपनी लिस्टिंग्स पर डिस्काउंट्स चला के रखिए। साथ साथ में आप इसके साथ अगर एड्स भी चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जब प्रमोट हो रहा होगा, उस पर डिस्काउंट चल रहा होगा, एड्स के थ्रू लोगों को दिखेगा, तो वो बहुत अच्छी सेल उस पर आएगी। सो प्रमोशन की स्ट्रेटजी आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है। ट्रिक नंबर 12, ऑलवेज ऑफर फ्री डिलीवरी। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग में ही लिख दो कि फ्री डिलीवरी। कस्टमर फ्री डिलीवरी बहुत पसंद करता है, और अब तो मार्केट प्लेस ने भी ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया है। मार्केट प्लेस पे अब आप देखोगे किसी भी प्रोडक्ट पे डिलीवरी नहीं लगती है, बट आज भी बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। आप हमेशा अपनी डिलीवरी चार्ज जो है वो प्राइस में इंक्लूड करके रखो, बट अलग से मत लो। जब आप अलग से लोगे, कस्टमर को अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट कस्टमर ले रहा है, 50 रुपये डिलीवरी देनी पड़ रही है, तो उससे अच्छा कस्टमर चाहेगा कि वो 550 का प्रोडक्ट ले ले लेकिन डिलीवरी फ्री हो। सो हमेशा ऑफर फ्री डिलीवरी टू द कस्टमर। ट्रिक नंबर 13, यूज़ मार्केट प्लेस रिकमेंडेशन। मतलब कि मार्केट प्लेस आपको कुछ रिकमेंडेशन देता है, जैसे प्रोडक्ट प्राइस का रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट का ही रिकमेंडेशन, एड्स का रिकमेंडेशन। तो इन तीनों रिकमेंडेशंस को वैसे मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेट अवे आपको मानना नहीं है, बट आप यूज़ करिए अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। जैसे अगर प्राइसिंग का रिकमेंडेशन मार्केट प्लेस दे रहा है, तो इसका मतलब मार्केट प्लेस आपको कह रहा है थोड़ा प्राइस कम करिए, हम इसकी विजिबिलिटी बढ़ाएंगे। तो आप वो प्राइस चाहे ना अपडेट करें, मार्केट प्लेस ने बोला इसका रेट आप 250 मत रखो, इसका रेट आप 240 रखो, तो आप 240 मत करो, आप 245 रखो। तो इससे आपका सिर्फ 5 रुपये का लॉस होगा, लेकिन वहाँ पर मार्केट प्लेस का एल्गोरिदम कहेगा कि हाँ आपने जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट करा है। सेम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी करता है, वहाँ से आप नए प्रोडक्ट रिसर्च में उसकी हेल्प ले सकते हो। एड्स के रिकमेंडेशन में आप उन प्रोडक्ट्स पे एड्स चलाने के लिए काम कर सकते हो। बाकी एड्स वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से एड्स रिकमेंडेशन के थ्रू भी काम होता है, और विदाउट एड रिकमेंडेशन मैनुअली भी हम एड्स कैसे चला सकते हैं। तो जो ये रिकमेंडेशन का फीचर है ना, ये कोई फ्लिपकार्ट का कोई बंदा बैठा नहीं है कि जो आपको रिकमेंडेशन उठा के आपके अकाउंट पे दे रहा है। ये फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम है जो चलता रहता है, चीज़ें ऑब्जर्व करते रहता है कि कहाँ कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कहाँ किस प्रोडक्ट पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, और उस तरीके से वो उस प्रोडक्ट को आपको पिच करता है। अब आपके ऊपर है कि उसको आपको यूज़ कैसे करना है। सो यूज़ इफेक्टिवली द रिकमेंडेशंस। ट्रिक नंबर 14, अपडेट द साइज चार्ट। आज भी बहुत सारे स्पेशली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, जैसे कि जूते, आप जूते बेच रहे हो। अब जूते कई लोग खरीदते हैं यूएस साइज से, कई लोग खरीदते हैं यूके साइज को देख के, कई लोग खरीदते हैं स्टैंडर्ड साइज को देख के। तो पता तो होना चाहिए ना लोगों को कि एक्चुअल में जो ये साइज चार्ट है ये क्या है, इसका एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो किस साइज का आएगा। क्योंकि हर ब्रांड के साइज़ में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है, ये आपने भी देखा है कि आप कोई अच्छा ब्रांड लो उसका साइज़ अलग होता है, कोई डुप्लीकेट अलग ब्रांड लो उसका साइज़ अलग होता है, कोई लोकल ब्रांड लो उसका साइज़ अलग होता है। तो जो ये साइज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, चाहे वो पहनने वाले कपड़े हों या टी शर्ट्स या जूते चप्पल हों, तो ये जो साइज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें साइज चार्ट का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप उस प्रोडक्ट को किसी चीज़ से कंपेयर करो।
जैसे कि सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई डेकोरेटिव पीस बेच रहे हो, चलिए, तो वो डेकोरेटिव पीस का आपने फ़ोटो लिया, फ़ोटो में तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है, लग रहा है बहुत बड़ा है, घर पे अच्छा लगेगा, लोग उसको ऑर्डर करेंगे और बाद में पता चलेगा वो सिर्फ इतना सा है। सो इस सिचुएशन में लोग बोलते हैं इस टू स्मॉल और उसके बाद उसको रिटर्न कर देते हैं। बट वहीं आपने क्या किया होता, वो प्रोडक्ट आपने उस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते समय वो प्रोडक्ट रखा होता और उसके जस्ट राइट में आपने ग्लास रखा होता और वहाँ पर साइज़ कंपेयर किया होता। सो आई होप अब कस्टमर को पता चल जाता है कि हाँ ये ग्लास से थोड़ा सा छोटा है, हर किसी के घर पे ये ग्लास है। सो इस सिचुएशन में कस्टमर इसको रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है मैं क्या मंगा रहा हूँ। सेम अगर मैं जूते की बात करूँ, सो जूते में सेंटीमीटर्स में आप बताइए कि इस जूते की लेंथ कितनी है। आप बताइए कि पाँव नाप के, जो जिसको 6 साइज का जूता आता है ना, तो उसका पाँव नापने के बाद कितना सेंटीमीटर का होता है, तो आप वहाँ पर फुट लेंथ भी लिख सकते हैं। सो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करिए, इस तरीके से साइज चार्ट अपडेट करिए, देखिए आप इजीली आपके रिटर्न्स कम होने लगेंगे। और स्पेशली जो ये साइज रिलेटेड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें साइज चार्ट करने का अलग से, साइज चार्ट अपडेट करने का अलग से ऑप्शन भी होता है, तो लिस्टिंग टैब में जाके उनका साइज चार्ट आप अपडेट ज़रूर करें। ट्रिक नंबर 15, फोकस ऑन योर टीयरिंग्स। फ्लिपकार्ट ने अगर टीयरिंग का ऑप्शन दिया है तो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा देना कि जिसका अच्छा टीयर होगा उसके अच्छे ऑर्डर होंगे, ऐसा नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अच्छे टीयर वालों का अच्छा ऑर्डर नहीं होता। देखिए, मैंने बहुत सारे ब्रॉन्ज सेलर भी देखे हैं जिनके 100 ऑर्डर आते हैं और बहुत सारे गोल्ड सेलर भी देखे हैं जिनके 10 ही ऑर्डर हैं। बट अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट मैटर करता है कि कितना बढ़िया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि टीयरिंग को हम इग्नोर कर दें। टीयरिंग आपकी विजिबिलिटी बढ़ाता है, टीयरिंग से आपको डिस्काउंट मिलता है। आपने ऑब्वियसली डैशबोर्ड ट्रेनिंग में ये सीखा होगा, सेलर डैशबोर्ड ट्रेनिंग में। सो आपका जो टीयरिंग है वो जितना ऊपर होगा उतना आपको जल्दी पेमेंट मिलेगी, उतना जो आपका मनी फ्लो होगा उतना फास्ट होगा। और मनी फ्लो अगर फास्ट है तो आप बिजनेस बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे। और इसके साथ साथ अगर आपकी टीयरिंग अच्छी है ना, तो आपको जो डिस्काउंट्स हैं वो मिल रहे हैं, तो आप पर प्रोडक्ट बहुत अच्छा बचा रहे हो। अगर आप पूरे महीने में 10,000 ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो और हर ऑर्डर पे आपको 5 रुपये का डिस्काउंट डायरेक्टली मिल रहा है, तो आप सोचो कि 50,000 का प्रॉफिट आप सूखा बचा रहे हो, जो शायद आप अगर ब्रॉन्ज सेलर होते तो नहीं बचा पाते। तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं, अपने टीयरिंग को इम्प्रूव करें। ट्रिक नंबर 16, ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना लीकेज बचा सकते हो। लीकेज मतलब इस पॉइंट का नाम ही है चेक योर लीकेज। मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हो बट कई जगह से आपका पैसा लीक होते जा रहा है कुछ गलतियों की वजह से। वो गलतियां आप इंप्रूव अगर कर दोगे ना, तो आपके जो लीकेज है वो बंद हो जाएगा और बहुत सारी छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप हर प्रोडक्ट पे बचाना शुरू कर दो। अब वो लीकेज क्या क्या है? सबसे पहले, क्या आपका प्रोडक्ट ओवरवेट तो नहीं हो रहा है? मतलब कि आपका जो प्राइस, जो वेट स्लैब है वो ऊपर तो नहीं जा रहा है 500 से, या 1000 का है तो 1000 से ऊपर का स्लैब तो नहीं जा रहा है। ये आप देखो कि आपका डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या सही तरीके से सेटल्ड है। आप फ्लिपकार्ट रिपोर्ट में जाके सेटल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जब डाउनलोड करोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपके जो प्रोडक्ट बिके हैं लास्ट मंथ उन पे क्या क्या जो चार्ज हुआ है शिपिंग, वो किस बेस पे हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक वेट पे या डेड वेट पे। आप वहाँ पर फिल्टर लगाइए कि कितनों में 500 ग्राम से नीचे का स्लैब में चार्ज हुआ है और कितनों में बड़ा स्लैब में चार्ज हुआ है। जिसमें बड़ा स्लैब में चार्ज हुआ है उसको आप इम्प्रूव करिए। और अगर चार्ज ज़्यादा हो गया है तो रीइंबर्समेंट के लिए फ्लिपकार्ट पे बात करिए। और अगर चार्ज कम हो रहा है तो लेटर ऑन हो सकता है कि आप पे वेट एनोमली भी लग जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बट अपना प्रोडक्ट वेट, वॉल्यूमेट्रिक एंड डेड दोनों सही से रखना, अदरवाइज बहुत छोटे छोटे लीकेज होते रहेंगे, आपको चार्ज ज़्यादा लगते रहेंगे और ये अल्टीमेटली बहुत बड़े चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा लीकेज कई सेलर का होता है, वो होता है डेली एड्स का। देखिए, डेली एड्स आप ऐड चला रहे हो, चलाइए, लेकिन एक स्ट्रेटजी के थ्रू चलाइए। आपने अगर ऐड चला दिया और उस पर डेली बजट डाल दिया, आप भूल गए, डेली आपका कुछ ना कुछ बजट कटता रहेगा, आपको पता ही नहीं, आपकी कमाई का आधा हिस्सा वहाँ जाते जा रहा है। तो डेली बजट ज़रूर चेक कर लेना। ओवर चार्ज तो नहीं हो रहा है, आप रिकन्सिलिएशन में देखना कि आपके किस प्रोडक्ट पे क्या मार्केट प्लेस फी ज़्यादा तो नहीं लग रही है। तो ओवर चार्ज अगर हो रहा है तो ये भी एक लीकेज में आता है। सो इन सारे लीकेजेस को चेक करिए। अगर ये लीकेजेस आप ब्लॉक कर देते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी बनाना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ट्रिक नंबर 17, चेक द रेट कार्ड रेगुलरली। फ्लिपकार्ट जो है वो अपना रेट कार्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है। जैसे
कई बार कमीशन किसी कैटेगरी में बढ़ा देते हैं, कई बार कमीशन किसी कैटेगरी में कम कर देते हैं। बीच में इन्होंने स्लैब ही चेंज कर दिए थे। साथ साथ में कलेक्शन फ़ी अभी हटा दी है, साथ साथ में जो शिपिंग फ़ी है वो लोकल और जोनल के लिए ज़ीरो कर दी है। तो अगर आपको इन जो प्राइस चार्ट अपडेट्स हैं इनके बारे में पता नहीं होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मान के चलिए मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, उसमें अभी कमीशन 5% का लग रहा है। लेटर ऑन मुझे पता चला कि इसमें कमीशन जो है वो 8% का हो गया है, और मैंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं ली, मैं अपडेटेड हुई नहीं। वैसे तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर और यूट्यूब पर अपडेट कर देते हैं, उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन होना चाहिए या यूट्यूब पर सब्सक्राइब होना चाहिए। तो देखिए, आपका अगर आपको पता नहीं है तो आप तो उसी रेट में बेच रहे हो, और आपका हर महीने 8% जो है वो जो है कमीशन में जा रहा है, और आपको पता ही नहीं जो एक्स्ट्रा 3% जा रहा है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थी, आपका 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है, या कमीशन का भी कम हो गया, तो आप उस हिसाब से रेट भी चेंज कर सकते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा बाई करें। सो रेगुलरली अपडेटेड रहो कि आपका जो कमीशन चार्ट है, रेट कार्ड है फ्लिपकार्ट का, क्या उसमें बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। बदलाव आ रहे हैं तो उस हिसाब से ढलते जाइए। ट्रिक नंबर 18, ऑलवेज कीप योर प्रोडक्ट अंडर 500 ग्राम्स। हमेशा कोशिश करिए वो प्रोडक्ट बेचिए। एज अ न्यू सेलर तो स्पेशली वही प्रोडक्ट बेचना आपको ज़रूरी है जिसका वेट हमेशा 500 ग्राम से नीचे रहता हो। देखिए, अगर प्राइस स्लैब 500 ग्राम से ऊपर जाता है ना, तो इस कंडीशन में जो चार्जेस हैं शिपिंग के, रिवर्स शिपिंग के, दोनों चेंज हो जाते हैं, और जहां आपको 100 रुपये लगने थे वहां आपको 120-130 रुपये तक लग जाते हैं। सो जो ये वेट स्लैब का ऑप्शन है ना, इसको ज़रूर कंसिडर करके रखिए। अपना प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से पैकेज करिए ताकि उसका वेट 499 ग्राम्स तक आए, उससे ऊपर ना जाए। ट्रिक नंबर 19, ये वाली ट्रिक जो है वो बहुत सारे सेलर फॉलो करते हैं, और जो फॉलो करते हैं उनके हज़ारों में ऑर्डर्स भी आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जनरली जिस सेलर के आपने देखा होगा कहीं के 1000 ऑर्डर पर डे आते हैं, किसी के 5000 ऑर्डर भी पर डे आते हैं, और 10,000 भी आते हैं, उसमें से जो 70% ऑर्डर्स होते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट के होते हैं, और बाकी 30% में बाकी SKU होते हैं, जबकि उनकी 50,000 लिस्टिंग्स भी होती हैं। सो हमेशा याद, एक मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है कि हर सेलर के हर प्रोडक्ट सेल नहीं होते, लेकिन हर सेलर के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स टॉप सेलिंग ज़रूर होते हैं। सो आज ही अपने टॉप थ्री सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करो, और उन्हीं पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। सारे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत किया करो। जब आप सारे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो तो कुछ भी नहीं बिकता है, लेकिन जब आप सिर्फ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट पे फोकस करते हो तो आपके ऑर्डर डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, और जब भी आपके ऑर्डर ड्रॉप हो रहे हैं समझ जाओ टॉप सेलिंग में कोई दिक्कत हो रही है। तब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सीधे टॉप सेलिंग देखो कि उसमें क्या दिक्कत हो रही है। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, योर हीरो प्रोडक्ट्स। और रेगुलर लिस्टिंग करने के लिए मैं इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि जब आप रेगुलर लिस्टिंग करोगे तो आपको हर महीने नए नए टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स मिलते जाते हैं, और हर महीने अगर एक भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो 12 महीने में 12 टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आपके मिलते हैं। अगर 100 ऑर्डर पर डे आपको एक प्रोडक्ट लेके आता है तो ईजिली आप 1000 ऑर्डर पर डे तक पहुँच सकते हो। ट्रिक नंबर 20, ये एक ट्रिक नहीं, अगेन एक वार्निंग है कि MRP बेस्ड प्रोडक्ट आपको हमेशा इग्नोर करने चाहिए सेलिंग करना। जैसे मान के चलिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन ही सेल कर रहे हैं, उसकी MRP है 9999, क्या आप उसको मार्जिन के लिए 10,500 रुपये का बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। या आप ग्रॉसरी आइटम्स में जाते हो जिसका MRP ही 499 है, सो वो प्रिंटेड है, वो कंपनी से प्रिंट हो रखा है, आप उससे ऊपर नहीं बेच सकते उसको। सो MRP बेस्ड प्रोडक्ट में आपको नहीं जाना चाहिए। वहीं मान के चलिए आप कोई शर्ट सेल करना शुरू करते हो, उस पर तो MRP नहीं लगी हुई है, जो टैग है वो आप अपना बना सकते हो, उसकी MRP आप 4,999 भी रख सकते हो, उसकी MRP आप 10,000 भी रख सकते हो, और अपने हिसाब से उसको प्राइस कर सकते हो। और मार्केट प्लेस की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो उसकी MRP पूछी जाती है, आपने लिखा MRP 1000, प्रोडक्ट का प्राइस पूछा जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस आपने लिखा 100, तो ये 90% का डिस्काउंट वहाँ पर दिखाएगा कस्टमर को। कितनी अच्छी बात है। सो हमेशा वो प्रोडक्ट आप चूज़ करिए जिसमें ब्रांडिंग ईजिली करी जाए और MRP बेस्ड वो ना हो। ट्रिक नंबर 21, ये है यूज़ FBF फैसिलिटी। फ्लिपकार्ट ने अगर फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट FBF फैसिलिटी बनाई है तो आपको ये यूज़ करनी चाहिए, और ऑब्वियसली इसके कई फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, बट FBF यूज़ करने के बाद
आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती है, ब्रांडिंग में आपको हेल्प मिलती है, साथ साथ में आपका जो रीजनल यूटिलाइजेशन है वो बढ़ता है। आपका रीजनल यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से कस्टमर का जो स्पीड है, डिलीवरी स्पीड है वो भी बढ़ता है। अल्टीमेटली आपका टीयरिंग भी बढ़ती है और आप फ्री भी रहते हो कि भाई ठीक है, मेरे वेयरहाउस से सामान नहीं जा रहा है तो फ्लिपकार्ट वेयरहाउस से तो सामान जा ही रहा है। सो आप मल्टीपल वेयरहाउसेस से वर्क कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक्सपर्ट राय की ज़रूरत होगी। आप अकेले से खुद से करोगे तो बहुत सारी गलतियां भी कर बैठोगे। तो एफबीएफ करने से पहले एफबीएफ के पूरे मॉड्यूल्स ज़रूर देख लेना। ट्रिक नंबर 22, मल्टी लोकेशन फैसिलिटी। फ्लिपकार्ट आपको एक फैसिलिटी देता है जहां पर आप एक वेयरहाउस से नहीं, मल्टीपल वेयरहाउस से एक ही अकाउंट में काम कर सकते हो। मैं एफबीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इसको बोलते हैं मल्टी लोकेशन फैसिलिटी। इसका इस्तेमाल भी आप ज़रूर करिए। ट्रिक नंबर 23, एक प्रॉपर क्लेम स्ट्रेटजी। देखिए, जब भी आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है ना, आप क्लेम करते हो। क्लेम करने की भी एक स्ट्रेटजी होती है, मतलब कि आप जो जेन्युइन क्लेम्स है आप उनको भी पास करा सकते हो और जो जेन्युइन नहीं है कई बार आप उनको भी पास करा सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। स्ट्रेटजी क्या है? आप सबसे पहले प्रोडक्ट को क्लेम करिए, कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करिए। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, पिछली बार भी वही लिखा था, इस बार भी वही लिख दिया, फटाफट कॉपी पेस्ट में हर बार अलग अलग लिखिए। ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी में ही लिख दो, उसमें जैसा आपको लैंग्वेज समझ में आता है। आप एक फ़ोटो नहीं, मल्टीपल फ़ोटोज़ दीजिए। जितनी ज़्यादा फ़ोटो देंगे फ्लिपकार्ट को उतना बिलीव होगा कि हाँ, फ्लिपकार्ट, क्योंकि एक टीम बैठी हुई है जो देख रही है, उनको लगेगा कि हाँ भाई इनको गलत प्रोडक्ट मिला है। तो आप क्लेम करिए। क्लेम अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अनहैप्पी रेस करिए, जो 7 डेज़ के अंदर आप कर सकते हैं। ये आपने क्लेम वाले वीडियो में मेरी देखा होगा। साथ साथ में आप सेम टिकट को बार बार फॉलो करिए, बार बार फॉलो करिए। फेक क्लेम कभी भी मत डालिए, बट जेन्युइन क्लेम्स आप जब रेगुलर डालते हैं तो फ्लिपकार्ट एल्गोरिदम कहता है ये जेन्युइन क्लेम डालता है। उसके बाद आप कुछ जेन्युइन नहीं भी डालोगे फिर भी पास हो जाते हैं। बट अगर आप गलती करोगे तो जो जेन्युइन होंगे वो भी पास नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। ट्रिक नंबर 24, यूज़ दी शॉप्सी मार्केट प्लेस इफेक्टिवली। बहुत सारे सेलर मैंने देखे हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट पर बिजनेस शुरू किया और आज उनको 100 ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें से 90 ऑर्डर जो है वो शॉप्सी से आ रहे हैं। तो स्पेशली अगर आप लाइफस्टाइल, होम डेकोर कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, इन 3 कैटेगरी में काम कर रहे हो तो आपको शॉप्सी मार्केट प्लेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शॉप्सी पे आपको एक बजट टैग का ऑप्शन होता है, वो बजट टैग अगर मिल गया तो आपका कन्वर्जन अच्छा होता है, साथ साथ में आपको 2 रुपये का शिपिंग में डिस्काउंट भी मिलता है। तो क्यों ना हम सेम प्रोडक्ट, जितने मान के चलिए आपने 1000 लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे करी है तो उठा के वही 1000 लिस्टिंग आप शॉप्सी पे भी कर दो। क्या दिक्कत है? सेम मार्केट प्लेस वो भी है, ये भी है, दोनों के ऑर्डर्स आएंगे, आपको फ्लिपकार्ट के एक ही ऑर्डर टैब में मिलेगा, आपके ऑर्डर डबल होते हुए आपको दिखेंगे। तो शॉप्सी मार्केट प्लेस का पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं ही नहीं बोलूँगा कि शॉप्सी पे आप प्राइस कम रखो, क्योंकि वहाँ पर भी आप फ्लिपकार्ट कमीशन ले ही रहा है, थोड़ा बहुत आप इधर उधर प्राइसिंग कर सकते हो। ट्रिक नंबर 25 वो है वीक ऑफ्स। देखिए, फ्लिपकार्ट पर आपको ऑप्शन होता है कि आप वीक में एक ऑफ ले सकते हो या फिर रेगुलर बेस पे आप हॉलीडे ले सकते हो, इमरजेंसी लीव मार्क कर सकते हो। बट मेरा हमेशा मानना रहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस 24 आवर चलता है और 24/7 चलता है। बट आप बोलोगे सर कैसे हम 24/7 कैसे अवेलेबल रहेंगे? तो आप किसी ना किसी को ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल रखिए, बट वीक में जो ऑफ रहता है उसको हटा के चलिए। ट्रिक नंबर 26 ये है आरयू का, दैट मीन्स रीजनल यूटिलाइजेशन। मैंने जनरली फ्लिपकार्ट पर देखा है कि जिनका रीजनल यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब अबव 40 होता है, उनकी सेल बहुत अच्छी होती है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न क्या है? मान के चलिए मैं मुंबई से सेल कर रहा हूँ और मेरी मुंबई एरिया से, मुंबई आपका आता है वेस्ट में, अगर मेरी वेस्ट में सेल अच्छी है तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम लोकल या जोनल में ही जाएगा। और अगर मेरा प्रोडक्ट लोकल में ही जा रहा है तो इसकी फास्ट डिलीवरी होगी, फास्ट डिलीवरी होगी तो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, रेटिंग रिव्यू अच्छे मिलेंगे, कैंसिलेशंस कम होंगे, जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। और इस वजह से फ्लिपकार्ट चाहता है कि जितने भी सेलर्स हों उनका आरयू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इस वजह से एफबीएफ के लिए भी फ्लिपकार्ट फोर्स करता है सेलर्स को। तो कोशिश करिए कि आपका आरयू जो है वो ज़्यादा रहे। आरयू ज़्यादा करने के लिए आप एफबीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में अपने उन प्रोडक्ट्स को देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट में ज़्यादा सेल हो रहा है और उस तरीके से लोकली आप अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में प्रमोट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका आरयू इम्प्रूव होगा। आरयू इम्प्रूव होने से रीजनल यूटिलाइजेशन आपका सही रहता है, साथ साथ में आपका जो डिलीवरी स्पीड रहती है वो स्कोर भी अच्छा रहता है और अल्टीमेटली आपकी टीयरिंग भी अच्छी रहती है। मतलब एक इस छोटी सी चीज़ से बहुत सारे वास्ट इम्पैक्ट फ्लिपकार्ट पर
आपके अकाउंट पे पड़ने वाले हैं। ट्रिक नंबर 27, कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर। जो ये कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर रहता है ना, इसका फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू समझता है। क्यों? क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, आपने सेल कैसा किया है, आपने सर्विस क्वालिटी कैसी रखी है, और आपने कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रखा है। मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा उसमें से कितने रिटर्न आए, उसमें से कितने रिटर्न ऐसे थे जो आप कंट्रोल कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करा, जैसे कि मिसिंग प्रोडक्ट, उसके अंदर कुछ मिसिंग निकल गया, तो इसको बोलते हैं DDMM रिटर्न्स। ये DDMM रिटर्न्स आपके ज़्यादा हुए। सो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, इसमें डिलीवरी स्पीड भी आएगा, इसमें प्रोडक्ट की रेटिंग भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें मिला के बनाता है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होगा, आपका अच्छा टीयरिंग रहेगी और आपको एक अच्छा टीयरिंग मिलेगा। लेकिन अगर कस्टमर एक्सपीरियंस खराब है तो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी प्लस रेटिंग प्लस रैंकिंग सारी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। सो कस्टमर एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कस्टमर ही है जिसके पॉकेट से पैसा निकल रहा है। सो फ्लिपकार्ट हमेशा कोशिश करता है कि कस्टमर हैप्पी रहे, उसके पॉकेट से रेगुलर फ्लिपकार्ट के लिए पैसा निकलता रहे और रेगुलर सेलर की और फ्लिपकार्ट की दोनों की कमाई होती रहे। ट्रिक नंबर 28 अगेन इसमें सर्विस क्वालिटी को लेके है, जिसमें 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक है आपका RTD ब्रीचेस और एक हो गया आपका सेलर कैंसिलेशन। ये 2 चीज़ें आपको कभी भी नहीं करनी है। ना आपको RTD ब्रीच करना है, इसके साथ पिकअप रीअटेम्प्ट भी नहीं करना है, और साथ साथ में कैंसिल तो ऑर्डर कभी भी नहीं करना है। अगर आप कोई ऑर्डर आपको लगता है ये कैंसिल करना चाहिए तो आप उसका टिकट रेस करिए, उसको मार्केट प्लेस कैंसिलेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अगर ये 2 चीज़ें सर्विस क्वालिटी अगर आप ख़राब रखोगे तो आपका धीरे धीरे जो इम्पैक्ट है वो ख़राब होता जाएगा और अल्टीमेटली आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने पे आ जाएगा। टीयरिंग तो भूल जाओ आप, वो तो आपकी वुड में चली जाएगी, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो तक ब्लॉक हो जाएगा। और आपकी जो सर्विस क्वालिटी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कस्टमर को ये डायरेक्टली दिखती है। कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट देखता है उसके नीचे आपका नाम देखेगा, नाम पे क्लिक करेगा तो आपकी सर्विस क्वालिटी दिखेगी। अगर आपकी सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, अदरवाइज कस्टमर के पास जो है वो गलत मैसेज जाता है कि इन सेलर का जो है सर्विस अच्छी नहीं है। सो अपनी सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव रखिए। इसको हम SLA भी बोलते हैं, सेलर लेबल अग्रीमेंट। ट्रिक नंबर 29, योर रिटर्न्स मैनेजमेंट। फ्लिपकार्ट में आप रिटर्न्स का एक टैब देखेंगे जो कि आपको पेमेंट ऐप्स के अंदर में मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने रिटर्न्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे। मतलब कि कितने रिटर्न्स आपके अभी तक हुए हैं, उनमें से कितने आए, उसमें से कितने लॉस्ट हो गए, उसमें से कितने डू नॉट एक्सपेक्ट में हैं। आपने सैटरडे डैशबोर्ड ट्रेनिंग में सीख ही लिया होगा। इसमें से कितने आपके आ जाने वाले हैं। तो इन रिटर्न्स को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। आप पूरा चार्ट बना के रखिए, उसको डाउनलोड करके रखिए, कितने रिटर्न्स आपके आने वाले हैं, ये आए हैं तो ही आप POD साइन करिए, अदरवाइज OTP मत दीजिए। जो OTC आता है जब आप प्रोडक्ट रिसीव करते हो रिटर्न्स के टाइम पे। सो कोशिश करना कि आपके जो रिटर्न्स है वो मैनेज्ड रहे। अगर आप रिटर्न प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करोगे तो पहली चीज़ तो जो क्लेम की विंडो है वो ख़त्म हो जाएगी। मान के चलिए आज आपके 10 रिटर्न्स आए, आपने उनको मैनेज नहीं किया, आपने उठा के उनको साइड में कोने में कर दिया, बाद में पता चला उनमें से 2-3 तो डैमेज आए थे, तो फिर आपको 14 दिन अगर हो गए तो उसके बाद तो उसका मिलेगा नहीं क्लेम। सो इस चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो रिटर्न्स मैनेजमेंट इज़ मस्ट। ट्रिक नंबर 30, ये ट्रिक नहीं बल्कि कंपलसरी है उन लोगों के लिए जो फ्लिपकार्ट पर एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, और ये है ब्रांड ट्रेडमार्क। आपको अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी है टाइम से। देखिए, जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई करोगे अपने ब्रांड के लिए, सो इसकी एक मिनिमल फ़ीस होती है जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये होती है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप किसी और से अप्लाई करेंगे तो 7-8-9 हज़ार के आसपास में लोग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस आई गेस अभी बढ़ गई है। सो 1 साल, कई बार 2-2 साल तक भी आपका जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करोगे तो कम से कम 6 से 8 महीने का गैप तो आप रखिए कि इतना टाइम तो लगेगा इसमें हमें रजिस्टर्ड होने में। और अगर आपको एक ब्रांड बिल्डिंग करनी है, आप चाहोगे कि कोई आपके ब्रांड में मैप ना करे, ब्रांड को कॉपी ना करे, तो इस कंडीशन में ट्रेडमार्क लेना कंपलसरी हो जाता है अगर आप सीरियसली फ्लिपकार्ट पर एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। नंबर 31, एक्सप्लोर सेलर लर्निंग सेंटर। फ्लिपकार्ट ने अपनी सेलर लर्निंग सेंटर बना रखा है, साथ साथ में फ्लिपकार्ट की जो है एड्स अकेडमी भी है। सो इनमें आप क्या कर सकते हो, जाके उनके जो मॉड्यूल्स हैं, जो कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं, वो भी आप देख सकते हो।
फ्लिपकार्ट के ऐड टैब में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एड्स का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ में एड्स अकेडमी अभी फ्लिपकार्ट ने निकाली है। साथ साथ में सेलर लर्निंग सेंटर तो है ही फ्लिपकार्ट के पास। वहाँ पर अनलिमिटेड मॉड्यूल्स हैं, आप उनको गो थ्रू करिए। वहाँ पर बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी ज़रूरी है। साथ साथ में बहुत सारा ऐसा आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा जो आपको अदर वीडियोज़ से नहीं मिल सकता। सो सेलर लर्निंग सेंटर को टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर, जो है ट्रिक नंबर 32। ये है आपकी एड्स की स्ट्रेटजी। आपकी क्या कोई एड स्ट्रेटजी है? नहीं है आई गेस बहुत सारे सेलर्स की, बट आपको एक एड स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी है। मैं आपको एक एड स्ट्रेटजी सिंपल वाली बता देता हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक बजट डिसाइड करिए कि मुझे महीने भर में कितने का ऐड चलाना है। ये 1000 रुपये भी हो सकता है और ये 1 लाख रुपये भी हो सकता है। अब मान के चलिए आपका 4000 रुपये का बजट है पूरे एक महीने का। सो इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए 4 वीक्स में, तो 1000 रुपये पर वीक आपको ऐड चलाने हैं। अब 1000 रुपये पर वीक चलाने, तो वीक में किस दिन चलाया जाए? तो वीक में जो बेस्ट डे रहता है चलाने का वो रहता है सैटरडे की शाम को 5 बजे। सो अगर आप इस टाइम में ऐड चलाते हो तो 2 दिन आपका ऐड इजीली चल जाता है। आप अगर 300 रुपीज़ पर डे भी रखोगे तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन आपके ऐड लगातार चल जाएंगे और 1000 रुपये आपके कंज्यूम होंगे। अब इसमें आप कितने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो? तो टॉप सेलिंग 3 प्रोडक्ट्स आप इस बजट में डाल सकते हो। सो ये एक सिंपल एड स्ट्रेटजी रहेगी जिनका 4000 का बजट है। अगर 1000 का बजट है तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 500 और आप 15 दिन के गैप में ऐड चला सकते हैं। साथ साथ में जब आपकी सेल आती है, फ्लिपकार्ट में बहुत बार सेल रहती है, उस टाइम पे एड्स चलाना कंपलसरी है, तो उस टाइम पे भी एड्स ज़रूर चलाएं। एड्स के टाइम पे आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ा के चलें और इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि जितने का आप ऐड चलाओगे उससे ज़्यादा ही पैसे आपके खाते से जाएंगे। आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो अकाउंट में और आउटस्टैंडिंग पेमेंट में से COD भी कट सकता है। तो अगर 1000 का ऐड चलाओगे तो 18% इस पर GST भी लगता है। दैट मीन्स 1180 रुपये आपके कटेंगे। सो ऑब्वियसली इसका आपको GST इनपुट भी मिल जाएगा, बट कटेंगे तो आपके 1180 रुपये। सो इतने का आपको ऐड चलाना है तो आपको ये समझ में आना भी ज़रूरी है। और साथ साथ में जो आप ऐड चलाते हो ना, ये आपके प्रॉफिट में से चला रहे हो आप, ये बात का भी खास ख्याल रखना। तो अगर आप 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो और अगर 10,000 का ऐड चला रहे हो तो 10,000 11,800 रुपये तो उसी में चले गए आपके। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए और ऐड स्ट्रेटजी अपनी ज़रूर बनाइए। ट्रिक नंबर 33, ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि डोंट्स हैं। डोंट्स मतलब ये ट्रिक्स आपको फॉलो, ये चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है अगर आप फ्लिपकार्ट पर सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो पहली चीज़, फ्लिपकार्ट इग्नाइट प्रोग्राम। देखिए जब आप नए सेलर बनोगे ना फ्लिपकार्ट में, तो पहला कॉल आपको फ्लिपकार्ट के एंड से आएगा, बोलेंगे भाई इग्नाइट करके हमारा एक प्रोग्राम है, इसमें नए सेलर को लिस्टिंग करते हैं, नए सेलर की विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आग लगा देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इग्नाइट प्रोग्राम को बिल्कुल इग्नोर करना है। आप मेरी इग्नाइट वाली वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, मैं पर्सनल, मेरी कोई खुंदक नहीं है फ्लिपकार्ट से, आप उस वीडियो के कमेंट्स देख लेना, सेलर के रिस्पॉन्ड देख लेना। तो इग्नाइट, नो फॉर इग्नाइट्स। एड्स रिकमेंडेशन, तो एड्स रिकमेंडेशन बहुत तरीके से फ्लिपकार्ट करता है। जैसे रिकमेंडेशन सेंटर में आपने देखा, या इन प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाओ, या फिर आपका क्विक कैंपेन हमने बना दिया है, बस आप इसको चालू कर दो। तो ये इन चीज़ों से दूर रहना है आपने, खुद से मैनुअली एड्स आप चलाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदर सर्विसेज, फ्लिपकार्ट की और भी बहुत सारी सर्विसेज देती है फ्लिपकार्ट, जैसे पैम मतलब पेड अकाउंट मैनेजर सर्विस, उसके अलावा एड्स मैनेजर, ये सर्विस भी होती है। इसके अलावा और भी हर बार कोई नई नई सर्विस निकालता है फ्लिपकार्ट की, ये ले लो वो ले लो। जो भी सर्विस, देखिए जो सर्विस आप फ्लिपकार्ट के एंड से लोगे ना, वहाँ पे आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी आपको सर्विस दे रही है तो वहाँ पर आप किसी को बोल सकते हो, यहाँ पर आप किसी को बोल भी नहीं पाओगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सो इस वजह से मैं इसको ना बोलता हूँ। एंड इसके अलावा लोन, फ्लिपकार्ट से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा आप बाहर से लोन ले लो, वहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। यहाँ पर आपकी ट्रांसपेरेंसी और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हाई रहता है, इस वजह से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मना करता हूँ। ट्रिक नंबर 34, गो फॉर शॉप्सी बजट टैग। ये चीज़ के बारे में मैंने शॉप्सी वाला पार्ट में बोल दिया है वैसे, बाकी मैं आपको बोलूँगा शॉप्सी बजट टैग के लिए जाओ। अगेन क्राइटेरिया वही है कि आपके प्रोडक्ट की जो सेलिंग है प्लस आपके प्रोडक्ट की रेटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, और प्राइस का भी यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। सो आपको अगर शॉप्सी बजट टैग मिल जाता है तो 2 रुपये का डिस्काउंट पर प्रोडक्ट पे आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट देता है, जो कि आप बचत कर सकते हो। तो शॉप्सी बजट टैग इज़ मस्ट।
ट्रिक नंबर 35, ये एक नई चीज़ फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस करी है बट मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। ये है लिस्टिंग क्वालिटी। फ्लिपकार्ट ने आपकी लिस्टिंग को चार क्वालिटी वाइज 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। बैड क्वालिटी, एवरेज, उसके बाद गुड, उसके बाद एक्सीलेंट। आप भी देखोगे आपकी जो लिस्टिंग है, जब आप लिस्टिंग टैब में जाओगे उनके आगे लिखा हुआ आएगा। सो आपकी जो लिस्टिंग एक्सीलेंट में है और गुड में है वो अच्छी है, इसका मतलब उसका रेटिंग रिव्यू सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर जो एवरेज में आ गया, इसका मतलब उसका जो रेटिंग रिव्यू है वो कम आ रहा है, और बैड में आ गया तब तो आप उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। सो आप अपना जो प्रोडक्ट का ये लिस्टिंग क्वालिटी है इसको मेंटेन करके चलिए। कोशिश करिए आपके 50 प्लस जो लिस्टिंग्स है 50% से ऊपर वो अच्छे यानी कि गुड वाले टैब में होना चाहिए, और बाकी आप एवरेज में भी हो सकते हैं, कुछ कुछ बैड में भी होंगे ऑब्वियसली, कुछ एक्सीलेंट में भी होंगे। सो लिस्टिंग क्वालिटी को हमेशा गुड में मेंटेन करके रखिए। ट्रिक नंबर 36, यूज़ फ्लिपकार्ट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला फीचर। मतलब कि फ्लिपकार्ट का एक फीचर होता है जहां पर अगर आपके प्रोडक्ट का रेट सर्टेन प्राइस से नीचे है तो आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का उस पर फीचर लगा सकते हो। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। मान के चलिए मैं फ्लिपकार्ट पर टी शर्ट्स बेचता हूँ और मेरा रेट जो है वो 150 रुपये पर प्रोडक्ट का है। सो 150 में अगर आप एक प्रोडक्ट बेचोगे तो हो सकता है उसमें प्रॉफिटेबल आप नहीं रहो, क्योंकि उसमें शिपिंग भी लगेगी, उसमें जीएसटी भी लगेगा, उसमें कमीशन भी लगेगा। तो आपका 150 में से 160 रुपये तो आपका सिर्फ इसी में चला जाएगा। सो इस कंडीशन में फ्लिपकार्ट आपको कहता है आप इस पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट करो। मतलब कि आप इस पर एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये सेट कर दो कि इसको कम से कम तो 2 लेने पड़ेंगे कस्टमर को। सो अब सीधे आप 2 का ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। सो इसके लिए लेकिन आपको वो जो पर प्रोडक्ट रेट है वो एक सर्टेन प्राइस से नीचे लाना पड़ेगा। सो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को ज़रूर एनेबल करके रखें। अब इसके कुछ क्राइटेरिया भी आप समझ लो। अगर आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जाता है सो एक साथ पैक होके जाएगा, तो सबसे पहले पैकेजिंग भी सिंगल लगेगी, दूसरी चीज़ लेबल भी सिंगल लगेगा, तीसरी चीज़ इस पर शिपिंग सिर्फ एक ही लगेगा, जबकि 2 जाते तो शिपिंग 2 का लगता। एक अलग अलग एक ही साथ जा रहा है तो शिपिंग एक साथ ही इसमें लगने वाला है। तो इसमें काफ़ी इस टाइप से फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। ट्रिक नंबर 37, फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड्स। फ्लिपकार्ट ने रिवॉर्ड्स करके फीचर निकाला है, एक अलग ही टैब बना दिया है जहां पर सेलर रेगुलरली पार्टिसिपेट कर सकता है प्रमोशंस में, और उसके अलावा उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सो पहले क्या होता था, फ्लिपकार्ट पे जब आप प्राइस नीचे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी सेल आ रही है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलता था। बट अब ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को फ्लिपकार्ट ने कैशबैक के रूप में रिवॉर्ड्स करके आपको देने का फैसला किया है। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रिवॉर्ड विन कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें जा सकते हैं, बाकी उसके टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको डैशबोर्ड ट्रेनिंग वाली वीडियो में समझा दिए थे। ट्रिक नंबर 38, ये ट्रिक तो नहीं, ये एक बेसिक है फ्लिपकार्ट का, और ये है प्रोडक्ट रिसर्च। आपको मैंने प्रोडक्ट रिसर्च वाली वीडियो में कंप्लीट प्रोडक्ट रिसर्च स्ट्रैटेजी बताई थी। अब आप क्या करो, वीकली एक प्लान बना लो कि वीक में हम एक बार प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ नया प्रोडक्ट ढूंढेंगे, और अगर आप हर हफ्ते एक नया प्रोडक्ट अगर विनिंग प्रोडक्ट लेके आते हो, 2 से 3 प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद ही आप देखोगे कि आपको एक विनिंग या फिर हीरो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो रेगुलर प्रोडक्ट रिसर्च करना ज़रूरी है, ताकि आपका जो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है अपने प्रोडक्ट में, अपने ब्रांड में, वो बना रहे और कॉम्पिटिटर कोई भी आपसे आगे ना निकले। ट्रिक नंबर 39, ये ट्रिक नहीं, अगेन एक आप लोगों के लिए एडवाइस है जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, वो है नो टू मैपिंग। देखिए फ्लिपकार्ट आपको हमेशा फोकस करेगा, देखना कि वो आपको बोलेगा आप मैपिंग करिए। मैपिंग क्यों करिए? क्योंकि कोई प्रोडक्ट अगर 200 रुपये में सेल हो रहा है और आप उसे 190 में लिस्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली उसके बिकने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कि जितना कंपटीशन उतना ज़्यादा कस्टमर का फ़ायदा। सेलर में कंपटीशन होगा, कस्टमर को फ़ायदा होगा, कस्टमर खरीदेगा, फ्लिपकार्ट को फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर बिकेंगे फ्लिपकार्ट को उसमें फ़ायदा होता रहेगा। सो हमेशा इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है कि मैपिंग आपको नहीं करनी है, और मैपिंग कई बार कंपलसरी भी हो जाती है जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने से आप दूर रहिए। आप अनब्रांडेड प्राइवेट लेबल ब्रांड्स सेल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास चांसेस ज़्यादा रहेंगे प्राइस में एक्सपेरिमेंट करने का।
और अगर आप मैपिंग करते हो तो इसमें कई बार जो बाय नाउ बटन है वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्राइस डाउन रहेगा। और साथ साथ में अगर कोई ऐसा सेलर आपके मैपिंग में है जिसके क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो वही रेटिंग आपके प्रोडक्ट पर भी दिखाई देगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जो मैपिंग होती है उसको आपने कान पकड़ लेने, मैपिंग नहीं करनी है। नंबर 40, ब्लॉक लिस्टिंग्स। आपकी जो लिस्टिंग ब्लॉक हो चुकी हैं उनको आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करिए। देखिए, अगर आपने कोई लिस्टिंग करी, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करा, प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग करी, आपने कोई भी गलती नहीं करी, उसके बावजूद भी वो ब्लॉक हो गया, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझिए कि कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई, इस वजह से वो ब्लॉक हुआ। हो सकता है आपने उसमें कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करी, या आपने कोई ब्रांड का गलत ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर लिया, या कोई एमआरपी अब्यूज़ हो गया, या फिर कोई प्रोहिबिटेड चीज़ आपने उसमें इस्तेमाल कर दी, या उसमें रेटिंग ही ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले जाइए ब्लॉक लिस्टिंग टैब में जाइए, देखिए कि कौन सी लिस्टिंग आपकी किस वजह से ब्लॉक है। अगर वो चीज़ आप समझ जाते हो तो अगली बार आपको वो गलती करने से पहले आप समझ जाओगे। बट मैं देखता हूँ सेलर की लिस्टिंग ब्लॉक होते रहती है, वो देखते ही नहीं है। वो कहते हैं चलो ये ऑन हो गया, ओपन हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ, और बार बार एक ही गलती करते रहते हैं, और इस वजह से अल्टीमेटली उनकी सारी लिस्टिंग्स ब्लॉक में चली जाती हैं। और जिस दिन आपकी टॉप सेलिंग लिस्टिंग ब्लॉक होगी ना, उस दिन आपके ऑर्डर डायरेक्टली 90% गिर जाएंगे। सो ब्लॉक लिस्टिंग को जाके रिव्यू करिए, कोशिश करिए उनको ओपन करने की, उसके अगेंस्ट में प्रूफ दीजिए मार्केट प्लेस को, और प्रूफ करिए कि आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ट्रिक नंबर 41, ये वाली चीज़ आपको फॉलो करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली कस्टमर को दिखने वाली है, और ये है आपका सेलर स्कोर। जब कोई भी जो बायर है वो आपका प्रोडक्ट देखता है, उसके नीचे आपका नाम देखता है, उस पर क्लिक करता है, तो उसको आपका सेलर स्कोर दिखता है। ये सेलर स्कोर दो चीज़ों से बनता है, आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी है और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। सर्विस क्वालिटी के अंदर क्या आएगा, आपने आरटीडी ब्रीच, कैंसिलेशन वगैरह तो नहीं करे हैं, और प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर आएगा ऑब्वियसली आपके रिव्यू रेटिंग्स वगैरह हो गई। सो आपका जो ये सेलर स्कोर है ये हमेशा 3.5 से ऊपर रहना चाहिए, और अगर आप एक अच्छे सेलर, अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हो तो 4 से ऊपर ये हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ 5 ये दिया जाएगा। जब आपका ये 4 से ज़्यादा रहता है तो ये ग्रीन कलर में शो होता है, जो कि कस्टमर के माइंड में एक अच्छा साइन जो है वो ऑब्वियसली कन्वे करता है। लेकिन अगर आपका 4 से नीचे आ गया तो ये अलग कलर में दिखाएगा, और अगर 3.5 से नीचे आ गया तब तो रेड में दिखाएगा, तब तो आपका कन्वर्जन वैसे ही नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस चीज़ को बैलेंस करके चलना, और अपना जो सेलर स्कोर है उसको मेंटेन करके चलना। ट्रिक नंबर 42, जीएसटी फाइलिंग रेगुलरली। देखिए, हर महीने आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो, और इसका भी एक टाइम होता है। हर महीने की 13 तारीख से पहले आपको जीएसटी फाइल करना होता है। हर महीने की 5 तारीख को आपको मार्केट प्लेस जीएसटी रेडी रिपोर्ट दे देता है। ये आप टैक्स रिपोर्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये मैंने आपको रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में डैशबोर्ड ट्रेनिंग में बताया था। सो आप ये डायरेक्टली अपने सीए को दोगे, वो डायरेक्टली आपका फाइलिंग कर देगा। 500 रुपये पर मंथ में आप किसी भी सीए से अपना जीएसटी फाइलिंग करवा सकते हो, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी सेल कम हुई है, ज़्यादा हुई है, इससे कोई मैटर नहीं करता, पैसे उतने ही इसमें लगने वाले हैं। और अगर आप खुद सीख जाते हैं जीएसटी फाइलिंग तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ सीखी जा सकती है वो कोई भी सीख सकता है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। सो जीएसटी फाइलिंग शुड बी रेगुलर। अगर जीएसटी फाइलिंग रेगुलर नहीं होगी, एक टाइम पे आपको जीएसटी का नोटिस आएगा, जीएसटी इनएक्टिव हो जाएगा, और आपका अकाउंट तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक होगा। क्योंकि अब जो है फ्लिपकार्ट रेगुलर बेस पे जीएसटी वेरीफाई करने के लिए बोलता है, और अगर आप उस सिचुएशन में जीएसटी आपका इनएक्टिव हुआ, वेरीफाई नहीं हो पाया, तो आपका बना बनाया जो अकाउंट है वो कभी भी बंद हो सकता है। ट्रिक नंबर 43, यूज़र एक्सेस का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। देखिए, जब आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से सर्विस लेते हो, चाहे वो एड्स की सर्विस लो, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस लो, या लिस्टिंग की सर्विस लो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यूज़र एक्सेस का मैनेज प्रोफाइल में, जहाँ पर आप उन्हें एक्सेस दे सकते हो उनकी ईमेल आईडी पे। मेरी टीम्स के पास हज़ारों सेलर्स के एक्सेस रहते हैं, बट वो उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करती हैं तब। लेकिन जिसको भी आप एक्सेस दें, कोशिश करें कि वो आपका अकाउंट जो है उसको ख़राब ना करे। एक ट्रस्टेड पर्सन को ही आप एक्सेस दें। एक्सेस के चक्कर में मैंने बहुत सारे लोगों के अकाउंट ख़राब होते हुए देखे हैं। सो एक्सेस का आप प्रोसेस सीख लें, उसके बाद एक ट्रस्टेड पर्सन को ही हमेशा एक्सेस दीजिए। ट्रिक नंबर 44, मार्केट प्लेस पॉलिसीज़।
मार्केट प्लेस जब आप साइन अप करते हो ना, ऑन बोर्डिंग आपने फ्लिपकार्ट पे करा, तो उस टाइम पे आप मार्केट प्लेस पॉलिसी को यस कर देते हो, अग्री कर लेते हो, चाहे वो सेलर लेवल अग्रीमेंट हो या मार्केट प्लेस की ये पॉलिसीज़ हों कि आप जो है वो पर्सनल डिटेल कस्टमर से शेयर नहीं कर सकते। सेल्फ शिप के लिए फ्लिपकार्ट बिल्कुल भी मना करता है, या आप पर्सनल नंबर दे के किसी को कनेक्ट नहीं करा सकते व्हाट्सएप पे। इसके अलावा आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बेचना इसीलिए फ्लिपकार्ट ने मना कर दिया है ताकि कस्टमर और सेलर जो है वो आपस में इंटरेक्ट ना करें। तो इस टाइप की बहुत सारी पॉलिसीज़ जो रहती हैं वो मार्केट प्लेस की बनी हुई रहती हैं। इन पॉलिसीज़ को आप फॉलो करोगे तो आप रेगुलर अच्छे सेलर बन के रहोगे, अदरवाइज मार्केट प्लेस को आपका अकाउंट ब्लॉक करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ को समझिए। मैंने बहुत सारी वीडियो मार्केट प्लेस पॉलिसीज़ पर बना रखी हैं, चाहे वो हॉलीडे को लेकर हो, चाहे फिर वो आपकी सर्विस को लेके हो, चाहे वो कस्टमर एक्सपीरियंस को लेके हो। इनको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। ट्रिक नंबर 45, टिकटिंग का प्रोसेस। जब आप फ्लिपकार्ट पर किसी भी इशू को लेकर टिकट डालते हो तो पहला कंडीशन आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि राइट सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। अगर राइट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप अदर सेक्शन में इसको जनरेट कर सकते हैं टिकट को। हाँ, अब आप टिकट रेज करते हो, आपको मान के चलिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, टिकट रेज आपने करा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दूसरा टिकट उस पर नहीं डालना है सेम सब्जेक्ट पे। इस सिचुएशन में टिकट डुप्लीकेट माना जाता है। आप सेम टिकट को फॉलो अप करते रहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट की टीम को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जब तक एक टिकट क्लोज नहीं हुआ तब तक आप उस टिकट पे काम करना छोड़ नहीं सकते। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और रेगुलर एक ही टिकट को फॉलो अप करिए। जब आप सुबह आते हैं, आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो देखिए कि किस पर सेलर एक्शन पेंडिंग है, चाहे वो क्लेम को लेके हो, चाहे वो टिकट को लेके हो। सेलर एक्शन पेंडिंग होगा तो आप उस पर एक्शन दीजिए, अपना एक्शन करिए। अब कई टिकट्स मैंने इसीलिए बंद होते हुए देखे हैं बहुत सारे लोगों के, क्योंकि वो सेलर एक्शन चाहिए होता है उस टिकट पे, सेलर सपोर्ट कुछ मांग रहा होता है, कई बार वो कॉल नहीं करते, सीधे मेल पे ही रिवर्ट, वहीं पर टिकट पे रिवर्ट कर देते हैं। अगर आप टिकटिंग का प्रोसेस सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आपके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ट्रिक नंबर 46, मार्केट प्लेस के वैल्यू टैग्स के लिए आपको फाइट ज़रूर करना चाहिए। देखिए, फ्लिपकार्ट पर आप जब भी शॉपिंग करते हो ना, आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट पे बेस्ट सेलर लिखा हुआ आता है, कई प्रोडक्ट पे लिखा हुआ आता है कि लोएस्ट प्राइस सिंस लॉन्च, कई पे लिखा हुआ आता है हॉट डील्स। आपने देखा होगा इस टाइप के चलते रहते हैं। इनको बोलते हैं फ्लिपकार्ट वैल्यू टैग्स, और ये आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड से इनेबल कर सकते हो। मेरी एक फ़िलॉसफी है कि आप किसी प्रोडक्ट में मान के चलिए 50 रुपये का मार्जिन एंजॉय कर रहे हैं, आप उस 50 रुपये के मार्जिन को चाहे 10 रुपये पे रखिए, लेकिन वैल्यू टैग्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उसको ज़रूर ग्रैब करिए। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू टैग जब आपको मिलता है तो उससे आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है कि हाँ, इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी के इस वर्टिकल में इस ब्रांड के पास भाई वैल्यू टैग है, बेस्ट सेलर है इनके पास, या लोएस्ट सिंस लॉन्च करके लिखा हुआ है, या हॉट डील्स करके लिखा हुआ है। तो इससे आपके और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है एक प्रोडक्ट की सेल होने के बाद, और इससे आपका अल्टीमेटली सेलर स्कोर अच्छा होता है और प्रोडक्ट्स को अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। एक पे आपने 10 का मार्जिन एंजॉय किया, लेकिन बाकियों पे आप फिर अच्छा मार्जिन एंजॉय कर सकते हो। नंबर 47, रीबेट। मार्केट प्लेस के रीबेट प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी ऐसे प्रमोशंस होते हैं मार्केट प्लेस पे जहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप ये प्रमोशन में पार्टिसिपेट करिए, इतना फ्लिपकार्ट बियर करेगा, इतना आप बियर करोगे। जैसे जीरा प्रमोशन के बारे में आपने सुना है, या इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रमोशंस होते हैं। इस केस में आपको रीबेट दिया जाता है। तो रीबेट का कंसेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है कि रीबेट जो मिलता है हमेशा मार्केट प्लेस 45 दिन के बाद देता है, ऑर्डर प्रोसेस होने के 45 दिन बाद। आप अपने जो रिपोर्ट आप जनरेट करोगे उस रिपोर्ट में ज़रूर चेक करें कि जो आपने जो नई प्रमोशंस थे उसमें पार्टिसिपेट करा, मार्केट प्लेस के एंड से आपको रिबेट मिले या नहीं मिले। कई बार आपने सुना होगा कमीशन में रिबेट मिलेगा, कई बार आपने सुना होगा शिपिंग चार्ज में रिबेट मिलेगा। तो ये रिबेट इसी तरीके से मिलता है और इतने दिनों बाद मिलता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ट्रिक नंबर 48, सीजनल एंड फेस्टिव सिलेक्शन। मतलब कि सीज़न के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को बदल सकते हैं, या फिर आप फेस्टिवल के हिसाब से अपनी रेंज को बदल सकते हैं। मान के चलिए आप इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में हैं, अब दिवाली आ गई है, तो दिवाली से रिलेटेड आप ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आइए जिनको आप ऑब्वियसली फेस्टिव कलेक्शन बोल सकते हैं, या आप ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आइए जिनको लोग गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर दिवाली का या फिर वेडिंग का सीजन आ रहा है।
एंड इंडिया में तो आपको पता है सीजन अलग अलग चेंज होते रहे, अभी विंटर सीजन गया, अभी समर सीजन आएगा, अभी फिर रेनी सीजन आएगा, फिर विंटर सीजन आएगा। तो सीजन के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स रेंजेस में भी चेंजेस करिए, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करिए। देखिए आपने ऑफलाइन में तो देखा है ना, ऐसा होता है। और साथ साथ में फेस्टिवल के हिसाब से इंडिया में हर महीने एक फेस्टिवल आता है, सो आप उसके अकॉर्डिंग अपने न्यू प्रोडक्ट रेंज लेके आ सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से सेल ग्रैब करना बहुत आसान हो जाता है। स्पेशली देखा जाता है कि फ्लिपकार्ट में अक्टूबर नवंबर, स्पेशली अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर सबसे अच्छी सेल आती है। स्पेशली अक्टूबर का महीना, इसमें इतनी सेल होती है जितना आप 4 महीने में कंबाइंड नहीं लेके आ सकते। क्यों? यहाँ पर फेस्टिव सीजन होता है, लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, लोग वेडिंग की शॉपिंग करते हैं। तो आपको अपने बिजनेस को भी, अपनी लिस्टिंग्स को भी उसी टाइम के दौरान लॉन्च करनी है। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि फेस्टिव एंड सीजनल सिलेक्शन को का इस्तेमाल प्रॉपरली करना चाहिए। ट्रिक नंबर 49, कंपटीशन लर्निंग। आप अगर कहीं पर बिजनेस कर रहे हो ना, तो हर जगह आपका एक कंपटीशन होता है, किसी ना किसी ब्रांड से, किसी ना किसी कॉम्पिटिटर से। सो आपको अपने कॉम्पिटिटर को, मैं ये नहीं कहता हूँ आप कॉम्पिटिटर से वॉर करो प्राइसिंग में या वॉर करो किसी और चीज़ में, बट कंपटीशन की लर्निंग करनी ज़रूरी है। ये आप कहाँ से करोगे? मैंने आपको फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट में बताया था कि एक टैब होता है जहाँ पर आप कंपटीशन लर्निंग कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्राइसिंग है, या आपकी जो रेटिंग है, या आपकी जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में या उनसे कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा या कितना कम है। सो जब आप कंपटीशन लर्निंग प्रॉपरली करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गुंजाइश है, कितना आप और ऊपर जा सकते हो, कितना आप सेल को ग्रो कर सकते हो। रिटर्न्स मान के चलिए आपके 10% पे चल रहे हैं, आप खुश हो कि मेरे 10% पे हैं, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कैटेगरी में जो लीडर्स हैं उनके 7% पे चल रहे हैं और आप 10% में खुश हो रहे हो कि मैंने अपनी कैटेगरी में 10% अचीव कर लिया रिटर्न्स। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कंपटीशन लर्निंग इज़ मस्ट। आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, क्या नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, किस तरीके से वो अपने वेरिएशंस बना रहे हैं, किस तरीके से वो सीजनल सिलेक्शन एंड विंटर सिलेक्शन या समर सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, सेल्स की एंड एड्स की स्ट्रैटेजी उनकी क्या है। इससे आप सीखें ज़रूर, कॉपी मत करिए, सीखिए और अपना बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू चलाइए। ट्रिक नंबर 50 ये है कीवर्ड रिसर्च। आप टाइम टू टाइम कीवर्ड रिसर्च करिए। देखिए होता क्या है, मान के चलिए कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्लीपर्स हैं, वो अभी सेल हो रहे हैं, तो लोग कुछ और सर्च करके सेल कर रहे हैं। हो सकता है कल के टाइम में कोई ऐसा स्लीपर आ जाए, जैसे रिसेंटली डॉक्टर स्लीपर आए थे, तो लोग उनको कुछ डिजीज़ थे, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गया या इन सब चीज़ों के पेशेंट्स, वो उसको यूज़ कर रहे थे एज अ क्योर। सो हो सकता है लोग इस तरीके से सर्च कर रहे हों कि स्लीपर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स या जो भी बीमारी उससे रिलेटेड है। सो हर प्रोडक्ट के कीवर्ड टाइम टू टाइम बदलते हैं। हो सकता है जो साड़ी अभी नॉर्मली सेल हो रही हो, कल के टाइम में लोग उस फैशन को कुछ और नाम दे दें और उस तरीके से सर्च करें। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टाइम टू टाइम कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी है। वो आप फ्लिपकार्ट के ट्रेंड, सर्च ट्रेंड से कर सकते हो, वो मैंने आपको करके भी दिखाया है। और वहाँ पर उन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करिए। प्लस आप एड्स चलाते हो, एड्स की सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हो कि कौन से कीवर्ड अभी के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहे हैं, किस पे ज़्यादा कन्वर्जन और क्लिक्स मेरे मिल रहे हैं। उस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते रहिए और टाइम टू टाइम अपने कीवर्ड्स को चेंज करते रहिए। जब आप टाइम टू टाइम इन चीज़ों पे काम करोगे, आपके प्रोडक्ट रैंकिंग में रहेंगे और ट्रेंड से वो कभी भी नीचे नहीं उतरेंगे। ट्रिक नंबर 51 ये है रिकन्सिलिएशन। इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। ऑर्डर शीट लीजिए, पेमेंट शीट लीजिए, इन दोनों को मैच करिए और देखिए कितने ऑर्डर्स का कितना पेमेंट आया है, किसका कम आया है, किसका ज़्यादा आया है, टोटल कितना आया है, प्रॉफिटेबिलिटी आपने कितनी बनाई है। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल ट्रिक की ओर, जो है आपने अपने प्रोडक्ट की आरपीडी एंड 3D कैटलॉगिंग करने के लिए फोकस करना है। देखिए ये हर सेलर के लिए पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप एक ब्रांड बनाने जा रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट की आरपीडी मतलब कि रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए फ्लिपकार्ट से बात कर सकते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट पर अमेज़ॉन की तरह नहीं होता कि आप A+ लिस्टिंग डाल दो और जो लिखना है कंटेंट वो लिखो, जो फोटो डालना है लिस्टिंग के नीचे वो डाल दो। ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, जो आपने फ्लिपकार्ट पे देखी होंगी, वो पेड होती हैं।
सो फ्लिपकार्ट पे आप टिकट रेस कर सकते हैं कि मुझे आरपीडी करानी है, वो आपको आरपीडी के रेट्स वगैरह जो भी हैं वो बताएंगे। मैंने इवन इस पर डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या 3D कैटलॉग भी आप बना सकते हो। अभी के टाइम में फ्लिपकार्ट पर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग तरीके से 360 व्यू या 3D कैटलॉग इस टाइप सी चीज़ें बन रही हैं, प्लस वीडियोस लोग अपने कैटलॉग में डाल रहे हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही क्यों करें, हम क्यों ना करें, जब ऑप्शन तो सबके लिए अवेलेबल है ना। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए और अपने फ्लिपकार्ट बिजनेस को बूस्ट करिए। चलिए, तो अब हम आ गए हैं फ्लिपकार्ट के अपने फाइनल मॉड्यूल पे, जिसका नाम है बिल्डिंग योर ब्रांड ऑन फ्लिपकार्ट। क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे आप फ्लिपकार्ट पर अपना एक सस्टेनेबल और बिग ब्रांड किसी भी कैटेगरी में बना सकते हैं। वैसे तो जितने भी मॉड्यूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनके थ्रू अगर आप वर्क करोगे तो ईजिली आप एक ब्रांड बना पाओगे। मैंने ब्रांड बिल्डिंग पर एक बुक पब्लिश करी थी अपनी, जो कि अमेज़ॉन पर अभी अवेलेबल है, ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग को लेके। उस पर मैंने ब्रांड बिल्डिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन करे हैं। अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको ब्रांड बिल्डिंग के स्टेप्स पता होंगे। और अल्टीमेटली जब हम मार्केट प्लेस पे सेल करते हो तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि हम एक बड़ा ब्रांड बनाएं। देखिए, जब आप शुरू करोगे ना सेलिंग, तो कभी आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, सेल के टाइम में ज़्यादा आएंगे, बाकी टाइम में कम आएंगे, सैटरडे संडे ज़्यादा आएंगे, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगी और आपके ब्रांड को हर बार आपको रैंक कराना पड़ेगा। बट लेटर ऑन जब आपका एक अच्छा सस्टेनेबल ब्रांड बन जाएगा तो लोग आपके ब्रांड नेम से आपको सर्च करेंगे और आपकी स्टेबल जो सेल है वो रहेगी। सो फ्लिपकार्ट पर अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे वो हम अब इस मॉड्यूल में समझेंगे। सो वन बाय वन मैं आपको पॉइंटर्स गिना देता हूं कि किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पर ब्रांड बनाने की ओर जा सकते हैं। पहला स्टेप होगा इसमें प्रोडक्ट रिसर्च। आपको एक सस्टेनेबल, एक अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च करना है। देखिए, एक बार करने से नहीं होगा। मैंने एक बार करके सिखाया है आपको प्रोडक्ट रिसर्च वाली वीडियो में। आप 10 बार करिए, 20 बार करिए, 30 बार करिए, तब जाके आपको एक अच्छा हिट प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा हिट कैटेगरी मिलेगी। एक बार आपको एक अच्छा हिट प्रोडक्ट मिल गया, आपने उसको वाइट लेबल करा, आपने उसकी ब्रांडिंग करी, आपने उसका अच्छा पैकेजिंग बनाया और आपने उस पर अपना लेबल चिपका दिया। अब आप उसको सेल करना शुरू करते हो। एक अच्छी पैकेजिंग उसकी आप लाते हो, प्लस ब्रांड प्रेजेंटेशन अपनी इम्प्रूव करते हो। आपने उसके अंदर जो भी मटेरियल रखा या जो भी वाइब्स आपने उस पैकेजिंग की बनाई वो आपके ब्रांड के और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपने बनाई। जैसे आपने ये सब करा, उसके बाद आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट करी, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स आप हीरो प्रोडक्ट्स निकाल के लाओ और उस हीरो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी देखो और वर्टिकल देखो कि क्या कैटेगरी क्या वर्टिकल है। इसके बाद जैसे ही आपने कुछ हीरो प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, अब आप अपने प्रोडक्ट का एक यूएसपी ज़रूर फाइंड आउट करो। देखिए, ब्रांड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि उस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। कोई आपको बोलेगा आपका ब्रांड किस चीज़ में, तो आप बोलोगे भाई मान के चलिए कि आप बेल्ट बेचते हो, बट किस टाइप के बेल्ट्स बेचते हो, एक यूएसपी भी तो होनी चाहिए। बेल्ट तो सब बेच रहे हैं, तो आप एक यूएसपी फाइंड आउट करो। वो मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च वाली वीडियो में बनाया था कि किस तरीके से आप छोटी सी चीज़ों को भी यूएसपी बना के बेच सकते हो। जैसे टूथपेस्ट बहुत सारे बिक रहे थे मार्केट में, बट एक टूथपेस्ट आया सेंसोडाइन, उसने बोला कि हम सेंसिटिविटी जो होती है ना उसको मिटाते हैं, जबकि आई डोंट नो या ये प्रूफ है या नहीं है कि उससे सेंसिटिविटी मिटती है। तो एक सिर्फ सेंसिटिविटी को लेकर, क्योंकि हो सकता है बाकी ब्रश या टूथपेस्ट से लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हुई हो, तो उन्होंने सिर्फ सेंसिटिविटी को लेकर एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया। सो क्या आप अपनी कैटेगरी में एक छोटे से पेन पॉइंट को लेकर ब्रांड बना सकते हैं? तो यूएसपी आपने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो। ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी में ओपन हो, उस ब्रांड को लॉन्च आपने कर ही लिया है। अब आप प्रमोशन के लिए ओपन हो, आप 1000 तरीके से उसका प्रमोशन करिए, क्योंकि ट्रेडमार्क अब आपके पास है उस चीज़ का। अब आप आरपीडी का इस्तेमाल करो फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट एड्स का इस्तेमाल करो, जहाँ पर आप बैनर्स वगैरह, पीसीए एड्स, टारगेटिंग एड्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को, मतलब अब आप ज़्यादा से ज़्यादा बजट अपने ब्रांड के प्रमोशन एंड अवेयरनेस में लगा सकते हो। सेल को थोड़ा साइड में रख के, प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा साइड में रख के, अब आप अपने ब्रांड का, आपके पास ट्रेडमार्क है, यूएसपी है, प्रॉपर ब्रांड है, और फ्लिपकार्ट में आपने बहुत टाइम से अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास रेटिंग, रिव्यूज़ हैं अपने प्रोडक्ट के, मतलब प्रूफ है कि हाँ आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका रेटिंग जो होना चाहिए वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो जाए। नेक्स्ट, आप फ्लिपकार्ट पे अपना स्टोर बनाओ। अमेज़ॉन की तरफ फ्लिपकार्ट भी आपको स्टोर बनाने की अनुमति देता है। अपना आप स्टोर बनाइए और प्रॉपर तरीके से लोग आपके स्टोर में डाइवर्ट होंगे, वहाँ से और प्रोडक्ट भी खरीदेंगे।
नेक्स्ट, आप सोशल मीडिया प्रेजेंस तो आपको वैसे देखिए पहले से भी बनानी चाहिए, बट अब आप सोशल मीडिया प्रेजेंस पे और ध्यान दीजिए। वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट के थ्रू भी आप चाहें तो सेलिंग कर सकते हैं, वहाँ आप सेल्फ शिप करिए, थर्ड पार्टी कंपनी से टाई अप करिए। सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करिए, एड्स को लेके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ टाई अप करिए, कोलैब करिए, अपने ब्रांड के रेगुलर पोस्ट एंड रेगुलर वीडियोस बनाइए, अपनी कैटेगरी के बारे में लोगों को अवेयर करिए कंटेंट के थ्रू। इस तरीके से आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो कंटेंट के थ्रू आज के टाइम में बहुत बड़े ब्रांड्स बन रहे हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और लोगों को फिर वो प्रोडक्ट बेचा जाता है। सो इस कंटेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को और बूम दीजिए। और आप अगर सेल्फ शिप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली वहाँ से लोगों को फ्लिपकार्ट पर डाइवर्ट कर सकते हैं, वहाँ से लोग फ्लिपकार्ट पर रीडायरेक्ट होंगे और वहाँ से शॉपिंग करेंगे। एंड अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट के पास एक ऐसा भी ऑप्शन होता है, जैसे मान के चलिए बड़ी बड़ी सेल आ रही है, बिग बिलियन डे सेल आ रही है, तो आपने बैनर्स देखे होंगे ना, उसमें कभी बोट का ऐड आते हैं, कभी ममा अर्थ के ऐड आते हैं, वहाँ पर आप उन बैनर्स के लिए भी बिड कर सकते हो। वो बिडिंग ऑब्वियसली 2 लाख रुपए पर वीक से शुरू होती है और 2 करोड़ तक भी जाती है, बट उनके लिए भी आप बिडिंग कर सकते हो। इस बार भी जब बीबीडी आई थी तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में अनाउंस कर दिया था कि जिस जिसको बिडिंग करनी है, बड़ा ब्रांड है किसी का, तो आप बिडिंग कर सकते हैं। बड़ा अमाउंट है बट अल्टीमेटली आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। सो दिस वॉज द कंप्लीट प्रोसेस हाउ यू कैन बिल्ड अ सस्टेनेबल एंड बिग ब्रांड यूजिंग फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस। आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। इनको मैंने ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं समझी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम अपने पूरे मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, आई होप ये फ्लिपकार्ट सेलिंग का जो कंप्लीट कोर्स है ये आपने एंजॉय करा होगा। पिछले 6-7 घंटे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई। हो सकता है आपने 2 दिन इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगाए, हो सकता है आपने 10 दिन इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगाए, बट मेरा जो पिछले 10 साल का फ्लिपकार्ट में सेलिंग का एक्सपीरियंस है उसको लेके मैंने ये वीडियो बनाई है, ये मॉड्यूल्स तैयार करे हैं। मुझे रिकॉर्डिंग में हो सकता है 2 से 3 महीने लगे, इतना भी नहीं लगा था, बट जो एक्सपीरियंस था मेरा वो पिछले 10 साल का इस फील्ड में था, वो आपको मैंने कोशिश करी कि इन 10 घंटे 8-9 घंटे में दे के जाऊँ, और आई गेस किसी लेवल तक मैं यहाँ पर सक्सेसफुल भी रहा हूँगा। अगर आपने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर दिया है तो आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक सर्टिफाइड फ्लिपकार्ट सेलर का सर्टिफिकेट हमारी कंपनी की तरफ से दे दिया जाएगा। आपको स्क्रीन पर नंबर हमारे कंपनी के दिख रहे होंगे, आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री कंसल्टिंग ले सकते हैं, अपना अकाउंट चेक करवा सकते हैं, या कई और सर्विसेज भी हमारी कंपनी सेल करती है, जैसे आपके ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हम लोग देते हैं, या अकाउंट मैनेजमेंट जहाँ पर आपको अकाउंट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी आपका अकाउंट पूरा मैनेज करती है, एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर आपको दिया जाता है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी आपने पैसा इस कोर्स के लिए दिया होगा वो वर्थ इट रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ रिव्यू इस कोर्स को ज़रूर करें। यूट्यूब पर हम आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर अपना रिव्यू दे सकते हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके रिव्यू दे सकते हो, या गूगल पर आप हमें रिव्यू कर सकते हो। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि जब हमने किसी एक कोर्स बनाया, और ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम मैंने देखा लोग कोर्स बनाते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसमें कुछ होता नहीं, बट मैंने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको करके दिखाई हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी टॉपिक मैंने यहाँ पर छोड़ा है, और अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहाँ पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखा है। सो मैं चाहूँगा कि इस कोर्स को आप अपने फ्रेंड्स, अपने सेलर्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करें कि हाँ यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिली है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन एंड एन्जॉय योर फ्लिपकार्ट जर्नी।